हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। तो आज हम सब लोग बात करेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इस आर्टिकल के बारे में, जो कि बेसिकली इंडिया की स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर है। तो हम लोग इसके बारे में पूरे डिटेल से बात करेंगे। आप बस वीडियो में अंत तक बने रहिए, इस बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर किसी भी देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में कुछ जानना हो तो सबसे पहले आप कुछ आंकड़े देखते हैं, जैसे कि IMR के आंकड़े। उस देश के IMR के क्या आंकड़े हैं? IMR मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। दूसरा होता है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मतलब मातृ मृत्यु दर। तीसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब उस देश में जीवन की क्या प्रत्याशा है, मतलब एक इंसान एवरेज उस देश में कितना साल जीता है। तो ये सब कुछ आंकड़े हैं। अगर ये सब आंकड़े किसी देश के अच्छे हैं तो मतलब उस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है। तो यहाँ पे जो ये राइटर हैं रीमा नागराजन जी, वो लिखती हैं 1 डॉक्टर पर 1000 इज नॉट हेल्थ केयर्स मैजिक नंबर। तो ये कहती हैं कि ठीक है, डॉक्टर तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि WHO रिकमेंड करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिकमेंड करती है कि हर देश को अपने 1000 व्यक्तियों पे एक डॉक्टर प्रोड्यूस करने ही चाहिए कम से कम। तो रीमा जी कह रही हैं कि ये बात तो ठीक है, डॉक्टर तो होने चाहिए, लेकिन अगर हम लोग ऐसा कर दे कि हर 1000 व्यक्तियों पे एक डॉक्टर प्रोड्यूस कर दे तो ये कोई जादुई आंकड़ा नहीं है कि इसे करते ही सारे प्रॉब्लम्स हेल्थ केयर के सोल्व हो जाएंगे। तो ऐसा ये क्यों कह रही है, हम लोग आगे वीडियो में जानते हैं। तो वो कहती है इंडिया में सून हिट द WHO टारगेट। तो वो कह रही हैं कि WHO का जो टारगेट है वो इंडिया बहुत ही जल्दी अचीव कर लेगा, बट कंट्रीज विद फ्यूअर डॉक्टर्स हैव डिलीवर्ड बेटर आउटकम्स। तो वो कह रही हैं कि कई ऐसे देश भी हैं जहाँ पे डॉक्टर्स तो बहुत ही कम है आबादी के हिसाब से, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो फिर आगे ये कह रही हैं इंडिया इज रेसिंग टू टच द मैजिक टारगेट ऑफ 1 लाख डॉक्टर्स एवरी ईयर। तो वो कह रही हैं इंडिया इस आंकड़े की ओर बहुत तेजी से भाग रहा है, क्योंकि इंडिया हर साल 1 लाख डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से कि हर 1000 व्यक्ति पे एक डॉक्टर होना चाहिए, इस आंकड़े को तो इंडिया बहुत ही जल्दी छू लेगा। और ये छूना बहुत आसान भी लग रहा है, क्योंकि अगर आप नेशनल मेडिकल कमीशन की वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पे इंडिया में 612 मेडिकल कॉलेज है, जहाँ पे 93,000 के लगभग सीट है। तो इंडिया तो बहुत आसानी से इस टारगेट को छू लेगा। तो क्या इस टारगेट को छू लेने से इंडिया के सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे? तो जैसे कि एक यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंडिया में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि 93,000 सीट्स है इंडिया में अवेलेबल। इसके अलावा इंडिया से कई बच्चे बाहर जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए। तो अभी हाल फिलहाल में यह आंकड़ा सामने आया, जब रसिया और यूक्रेन में वॉर हो रहा है तो यूक्रेन में पढ़ रहे सारे मेडिकल स्टूडेंट्स वापस इंडिया आ गए। उन्हें ऑपरेशन गंगा के थ्रू इंडिया वापस लाया गया सुरक्षित। तो यहाँ पे यह आंकड़ा सिर्फ ये दर्शाने के लिए है कि 18,000 इंडिया के स्टूडेंट्स सिर्फ यूक्रेन में पढ़ रहे हैं। तो ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पे इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनमें से कुछ बाहर प्रैक्टिस करते हैं, कुछ वापस इंडिया में आ जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे जो ये न्यूज़ आर्टिकल है वो इस बारे में है कि NMC अलाउज यूक्रेन रिटर्न्ड स्टूडेंट्स टू मूव टू कॉलेजेस अक्रॉस ग्लोब। तो क्या हुआ कि वहाँ पे तो ये बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, वहाँ पे तो अभी लड़ाई चल रही है। तो NMC ने, नेशनल मेडिकल कमीशन जो है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि NMC ने कहा है इन बच्चों को कि ठीक है, आप अपने जो बाकी के कोर्स हैं, बाकी जो आपकी पढ़ाई बची है, वो आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाकर बाकी की पढ़ाई कर लीजिए, हम लोग आपको अलाउ करते हैं। ऐसा NMC पहली बार ही कर रहे हैं, क्योंकि ये स्पेशल कंडीशन है, अदरवाइज NMC ऐसा अलाउ नहीं करती है। तो आगे हम लोग इस वीडियो में और जानते हैं। तो यहाँ पे राइटर कह रही हैं कि इस बात में कोई संशय नहीं है कि किसी भी देश में मतलब पर्याप्त हेल्थ पर्सनल तो होने ही चाहिए, जैसे कि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, ये तो होने ही चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ इनके होने से ही जो कॉमन इंडिकेटर्स हैं इनमें क्या सुधार आ जाता है क्या? तो कॉमन इंडिकेटर्स क्या क्या है भाई? तो वो जैसा कि मैंने आपको बताया IMR। तो अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करते हैं। IMR है क्या? ये है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। मतलब किसी देश में जहाँ पे हर 1000 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनमें से कितने बच्चों की पैदा होने के बाद मृत्यु हो जाती है। या तो तुरंत मृत्यु हो जाती है, या तो वो बच्चे 1 साल की उम्र होने के पहले ही अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो सारा संख्या IMR में काउंट हो जाता है। तो ऑब्वियसली जितने मृत्यु कम होंगे तो वहाँ के आंकड़े बेहतर होंगे, और फिर वो देश
IMR में, मतलब अच्छा काम कर रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में यह आंकड़ा लगभग 28 है, 27.69, मतलब लगभग 28 है। मतलब इंडिया में हर 1000 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उसमें से 28 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, या तो पैदा होने के ठीक बाद ही, या तो फिर बच्चा जब तक 1 साल का हो उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब इंडिया कहीं ना कहीं इसमें अच्छा नहीं कर रहा है, क्योंकि ग्लोबल आंकड़े 28 से भी कम है, 27 है ग्लोबल आंकड़े। ग्लोबल आंकड़े से भी इंडिया पीछे है, जबकि कई देशों में IMR के आंकड़े 1 या 2 हैं, कई ऐसे विकसित देश हैं। तो इंडिया इस मामले में काफ़ी पीछे है। अब बात करते हैं हम लोग MMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मतलब मातृ मृत्यु दर। तो ये आंकड़ा इस बारे में है MMR कि एक देश में कोई महिला जो कि प्रेग्नेंट है, तो वो या तो प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान, या तो प्रेगनेंसी के बाद, या तो अगर वो अबॉर्शन करा रही है तो अबॉर्शन के बाद, या तो बच्चा पैदा करने के बाद, हर 1 लाख महिलाओं में कितनी महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, वो आंकड़ा MMR में दर्ज होता है। और इंडिया में वो आंकड़ा 2022 में 113 है। मतलब हर 1 लाख औरतों में 113 औरतों की मृत्यु हो जाती है इस प्रोसेस में। तो यहाँ भी इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ही पीछे है, क्योंकि ग्लोबल आंकड़ा बहुत ही कम है। ग्लोबल आंकड़ा कई ऐसे भी देश है, हम लोग अपने पड़ोसी देशों के बारे में भी बात करेंगे, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब के बारे में भी बात करेंगे। अगर ये सब देशों से कंपेयर करें तो इंडिया बहुत ही पीछे है। इंडिया में यह आंकड़ा 113 है। अब बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। तो ये क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स दैट अ पर्सन इज लाइकली टू लिव। मतलब एक देश में कोई व्यक्ति औसतन कितना साल जीता है उसके बारे में है ये। और वो भी इंडिया में क्या है, 70 साल है, 70 ईयर्स है, मतलब 70 साल है। 2022 के ये करंट आंकड़े हैं। मतलब इंडिया में एक व्यक्ति औसतन 70 साल जीता है। हालांकि ये आंकड़ा भी खराब की श्रेणी में ही आता है, और ये हमें तभी पता चलेगा जब हम लोग बाकी देशों से कंपेयर करेंगे। तो आगे हम लोग कंपेयर करते हैं, तो आइए करते हैं कंपेयर। तो हम लोग खास करके उन्हीं देशों से कंपेयर करेंगे जहाँ पे जो देश लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आते हैं, मतलब निम्न मध्यम वर्गीय। क्योंकि जो देश अमीर है वहाँ ऑब्वियसली आंकड़े तो अच्छे होंगे, लेकिन हम लोग उन्हीं देशों से कंपेयर करेंगे जो हमारे लेवल के ही हैं, निम्न मध्यम वर्गीय देश हैं, जैसे कि श्रीलंका, हमारे पड़ोसी। तो इनके बारे में कह रही हैं कि इन्होंने तो बहुत अच्छा काम किया है, जबकि यहाँ पे डॉक्टर बहुत ही कम है। अगर हम लोगों से तुलना करें, इंडिया से तुलना करें, तो यहाँ पे क्या है, एनफ डॉक्टर्स नहीं है इंडिया की तरह, लेकिन फिर भी इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ पे श्रीलंका में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 साल कब था? सन 2000 में। इंडिया में आज भी 70 ही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और श्रीलंका में 2000 में ही 72 साल था। और फिर 2010 आते आते इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी 73 साल हो गया। जबकि यहाँ पे डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो, मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से, आबादी के हिसाब से यहाँ पे डॉक्टर की संख्या बहुत कम है इंडिया की तुलना में, बट फिर भी इंडिया से बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। और अभी यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी श्रीलंका में 77 साल है, 77 साल से भी ज़्यादा है। इंडिया में कितना था? 70 साल। तो श्रीलंका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कर रहा है इस मामले में, जबकि यहाँ पे डॉक्टर्स की संख्या इंडिया से भी कम है। हालांकि फिर यहाँ पे ये कहते हैं कि श्रीलंका जब स्टार्ट किया था, क्योंकि इंडिया पहले गुलाम था, गुलामी के बाद जब इंडिया धीरे धीरे आगे बढ़ा, तो 1960 में वहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी श्रीलंका में 59 ईयर्स था, 59 साल, और इंडिया का सिर्फ 41 साल था। तो श्रीलंका जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे श्रीलंका की स्थिति थोड़ी बेहतर थी, लेकिन तब से उसके बाद श्रीलंका ने काफ़ी अच्छा काम किया है। इनफैक्ट इंडिया से भी अच्छा काम किया है, जबकि इंडिया में डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा है, बट फिर भी श्रीलंका ने अच्छा काम किया है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बहुत सुधारा है, और अभी फ़िलहाल 77 साल से भी आगे लेकर चला गया है। अब बात करते हैं श्रीलंका में मैटरनल मोर्टिलिटी रेशियो क्या है। तो श्रीलंका में 1947, जी हाँ, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय वहाँ पे मैटरनल मोर्टिलिटी रेट 1700 था। मतलब हर 1 लाख महिलाओं में 1700 महिलाओं की जान चली जाती थी बच्चा पैदा करने की प्रोसेस में। और उस समय इंडिया का आंकड़ा था 2000, मतलब इंडिया में हर 1 लाख में 2000 महिलाओं की जान जाती थी। तो दोनों जब आज़ाद हुए, इंडिया तो 1947 में आज़ाद हुआ और श्रीलंका 1948 में। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2000 आते आते, सन 2000 आते आते इंडिया, जहाँ के डॉक्टर की पॉपुलेशन श्रीलंका से ज़्यादा है, जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फिर भी
मैटरनल मोर्टिलिटी रेट श्रीलंका का सिर्फ 56 आ गया, 1700 से 56 आ गया, जबकि इंडिया का 2000 से आज भी मतलब सन 2000 में भी इंडिया का मोर्टिलिटी रेट 370 था। तो मतलब श्रीलंका कहीं ना कहीं बहुत बेहतर काम किया है इंडिया से। आज का मोर्टिलिटी रेट अगर मैटरनल मोर्टिलिटी रेट देखें तो इंडिया का 113 है और श्रीलंका का इंडिया से भी अच्छा है, वहाँ पे 100 से भी नीचे है वहाँ का श्रीलंका का मोर्टिलिटी रेट। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने ज़्यादा डॉक्टर होते हुए भी कहीं ना कहीं इंडिया बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है इस आंकड़े में। अब बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो यहाँ पे राइटर कह रही हैं कि हम लोगों को बांग्लादेश से तुलना करना चाहिए, ना कि पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति बहुत ख़राब है। तो हम लोग ऑब्वियसली उसी देश से तुलना करेंगे जहाँ पे स्थिति थोड़ी बेहतर हो, ताकि अच्छे लोगों से तुलना करेंगे तो हमारी स्थिति और भी अच्छी होगी। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि बांग्लादेश, वहाँ भी यही स्थिति है, वहाँ भी जो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो है वो आबादी के हिसाब से डॉक्टर वहाँ भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत इंडिकेटर पे, कई सारे इंडिकेटर पे बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जैसे बांग्लादेश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप देखिए 73 साल है अभी के 2022 के आंकड़े, इंडिया में कितने हैं 70 है। वहाँ पे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट 22 है, इंडिया में कितने हैं आप देख सकते हैं, इंडिया में 28 है, मैंने आपको ही बताया था। हालांकि एक मामले में बांग्लादेश खराब प्रदर्शन कर रहा है और वो है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, यहाँ पे 121 है जबकि इंडिया का 113 था, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि बांग्लादेश 2 आंकड़ों में तो बहुत अच्छा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। एक आंकड़े में खराब है, वो है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। लेकिन इसके अलावा नेपाल की बात करें तो वो भी इंडिया से आगे जा रहा है, जबकि नेपाल में भी डॉक्टर्स की संख्या कम है। फिर आगे बात करते हैं हम लोग वियतनाम और इंडोनेशिया, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में ये सब देश आते हैं। यहाँ भी क्या है, इंडिया के मामले में डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये लोग हेल्थ इंडाइसिस, मतलब ये सब जो इंडिकेटर्स है यहाँ बहुत अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं ये सब देश भी। फिर इसके बाद राइटर आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तान एक अपवाद है। अपवाद का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में हमेशा से हमारे रीजन में जो भी साउथ एशिया के जो देश हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव्स, ये सब जो देश है साउथ एशिया के, ये सब में क्या है, पाकिस्तान के पास हमेशा से ही, आज़ादी के बाद से ही यहाँ पे पॉपुलेशन, डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो ज़्यादा रही है। मतलब यहाँ पे डॉक्टर अच्छे खासे हैं आबादी के हिसाब से, मगर फिर भी ये सारे के सारे इंडाइसेस में बहुत ही खराब प्रदर्शन करती है। पाकिस्तान के बारे में ये कह रहे हैं। फिर उसके आगे ये राइटर कहती है कि अब बाकी देश जो हमसे बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम, ये देश जो हमसे अच्छा प्रदर्शन कर रही है वो क्यों कर रही है? क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ पे ज़्यादा बल दे रही है, पब्लिक हेल्थ पे, जिससे पब्लिक का हेल्थ ठीक रहा है, ना कि डॉक्टर सेंट्रिक हेल्थ सिस्टम। इंडिया क्या कर रहा है, लगातार डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं। तो सिर्फ डॉक्टर की संख्या बढ़ाने से इंडिया के सारे प्रॉब्लम्स सोल्व नहीं हो जाएंगे, ऐसा ये राइटर कहना चाहती है, क्योंकि ये सब देश क्या है, पब्लिक की हेल्थ पे फोकस कर रहे हैं। तो आगे बात करते हैं पब्लिक की हेल्थ पे आखिर कैसे फोकस कर रहे हैं भाई। तो ये क्या कर रहे हैं, एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पब्लिक को क्या है ना, साफ पीने के पानी की व्यवस्था करके दे रहे हैं। सैनिटाइजेशन या सैनिटेशन होता है कि मतलब साफ सफाई का ध्यान। बेटर एजुकेशन फॉर वीमेन, महिलाओं के लिए अच्छी शिक्षा पे ये लोग ध्यान दिए हैं। बेटर लिविंग कंडीशन, रहने की अच्छा व्यवस्था किए हैं। फूड सिक्योरिटी, मतलब फूड सिक्योरिटी बिल हमारे यहाँ भी चलता है, मतलब कि खाने पीने का बहुत अच्छा ध्यान, फूड का मतलब एक सिक्योरिटी दिए हैं खाने पीने का। तो उस तरीके से ये कह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनका हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया, जो इंडिया से मतलब डॉक्टर के मामले में बहुत पीछे हैं। इंडिया में जितने डॉक्टर्स हैं उतने तो इन देशों में है भी नहीं, फिर भी इन्होंने इन मामलों में जो इंडाइसेस हैं, IMR, MMR है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब मामलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए हैं। फिर आगे श्रीलंका के बारे में बात करते हैं कि श्रीलंका हमेशा से ऐसा नहीं था, लेकिन वो क्या किया है, 1980 से MMR, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को घटाने के लिए बहुत कुछ किया है। तो बहुत कुछ में क्या होता है कि इन्होंने डॉक्टर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि गाँव में मिडवाइफ्स को ट्रेन किया। मिडवाइफ्स होते हैं जिसे हमारे तरफ कहते हैं दाई लोग। दाई लोग क्या है, जहाँ पे कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो लोग आती हैं और वहाँ पे एक अच्छे डिलीवरी में बहुत हेल्प करती हैं। तो श्रीलंका ने क्या किया कि गाँव में मिडवाइफ्स को ट्रेन किया
और उन्हें ट्रेनिंग दिया कि वो आप क्या करें, एंटीनेटल और नेटल सर्विसेज को यूज़ करें। मतलब कि क्या होता है कि जब लेडी प्रेग्नेंट है तो उस टाइम से ही आप उनका देखभाल करें, और जब तक बच्चे की डिलीवरी हो जाए, बच्चे की डिलीवरी के बाद भी आप उनका ध्यान रखें, ताकि इससे बच्चा भी सुरक्षित रहे और माँ भी सुरक्षित रहे। तो इससे क्या है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले श्रीलंका को। अब देखा जाए तो उस टाइम 1980s में श्रीलंका में डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो सिर्फ 0.1 था, और WHO कितना रिकमेंड करता है, 1%। मतलब ये 10%, मतलब सिर्फ 10% थे WHO के आंकड़े, जो रिकमेंडेड आंकड़े उससे सिर्फ 10% ही डॉक्टर थे इनके यहाँ। तो इन्होंने ये रोना रोने की बजाय इन्होंने क्या किया, मिडवाइफ्स को ट्रेन किया, यही दाई लोगों को ट्रेन किया, और उन लोगों ने श्रीलंका को बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए। अब इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे कि क्या अच्छे रिजल्ट्स दिए। तो फिर ये कह रहे श्रीलंका ने और अच्छा क्या किया, इन्होंने क्या किया कि मेडिकल एजुकेशन को आज तक प्राइवेटाइजेशन नहीं किया है। जैसे हमारे यहाँ इतने सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस खुल गए हैं और वहाँ पे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं, अच्छे टीचर्स नहीं होते हैं, तो वहाँ से तो खराबी टीचर निकलेंगे। फिर उसके आगे वो कहते हैं श्रीलंका की तारीफ करते हुए कि श्रीलंका में क्या है, आज भी 90% ऑफ इन पेशेंट केयर और 50% ऑफ आउट पेशेंट केयर जो है वो क्या है, सरकारी है। और वहाँ पे जो 70% मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं वो कहाँ है, गवर्नमेंट में ही एम्प्लॉयड है, और इंडिया में जबकि ऐसा व्यवस्था नहीं है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं ईरान के बारे में। ईरान का एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पे राइटर कहती है ईरान भी एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री हमारी तरह ही। तो वहाँ पे क्या है, रूरल MMR जो है, गाँव में जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है, वहाँ पे क्या है ना, मिड 70s में 370 वहाँ पे आंकड़ा था। मतलब हर 1 लाख में 370 महिलाओं की मौत हो जाती थी। तो वहाँ पे क्या है, उन्होंने सुधार किया, और सिर्फ 15-20 सालों में ही उन्होंने इस आंकड़े को नीचे करके 55 पे ले आया है, सिर्फ 15-20 सालों में। तो ऐसा कैसे हुआ, इंडिया में तो आज भी 113 है ये आंकड़ा। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने गाँव को मजबूत किया, डॉक्टर्स को प्रोड्यूस करने के बजाय। तो उन्होंने क्या किया, एक नेटवर्क बनाया, रूरल हेल्थ हाउसेस। इसमें क्या होता है कि वहाँ पे गांव में ही उसी कम्युनिटी की औरतों को वो लोग हायर करते हैं, रिक्रूट करते हैं, और उनको ट्रेनिंग देते हैं बड़े बड़े डॉक्टर कि आपको कैसे संभालना है। क्योंकि हर जगह डॉक्टर तो नहीं पहुँच सकते हैं गाँव में, डॉक्टर करना भी नहीं चाहते, गाँव में जाकर सर्विस देना भी नहीं चाहते हैं। तो वो क्या किए, यहीं की लोकल महिलाओं को ट्रेन किए, रूरल हेल्थ हाउसेस। वहाँ पे क्या किए कि हर कुछ घरों पे एक रूरल हेल्थ हाउसेस बनाया गया, उसमें कुछ महिलाओं को ट्रेन करके लगाया गया, जो महिलाएं गाँव में ध्यान देती थी उन महिलाओं पे जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी। और अगर हालत थोड़ा सा सीरियस हो जाता था तो वो क्या करती थी, गांव में रूरल हेल्थ सेंटर होता था, वहां भेज देती थी। वहां पे अच्छे डॉक्टर्स होते थे, वो फिर आगे महिलाओं का टेक केयर करते थे, ध्यान रखते थे। तो इस तरीके से कम डॉक्टर रखकर भी ये लोग बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। फिर आगे वो कह रही है इसी सिस्टम से ईरान ने और क्या किया है, आगे देखिए, अर्बन एंड रूरल MMR, मतलब शहरी और ग्रामीण जो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है, भाई ऊपर हम लोगों ने क्या देखा कि MMR पे इन लोगों ने सुधार किया, MMR पे। अब देखते हैं हम लोग IMR पे, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट पे भी इन लोगों ने सुधार किया। इन लोगों ने क्या किया कि गाँव में पहले आंकड़े क्या थे, 120 बच्चे मर जाते थे हर 1000 बच्चों में, हाँ, और शहरों में क्या थे, 62 बच्चे मर जाते थे। तो इसी सिस्टम से इन लोगों ने सुधार किया, और इस सुधार का ये नतीजा हुआ 15-20 सालों में कि ये आंकड़ा घटकर गाँव में सिर्फ 30 आ गया, 1000 में 30 बच्चे। और ये मिड 90s की बात कर रहे हैं हम लोग, मिड 90s में ये आंकड़ा 30 आ गया था, और शहरों में 28 आ गया था ईरान में, जबकि इंडिया में आज भी 28 है। ये मिड 90s की बात है ईरान की, और इंडिया में 2022 में भी ये आंकड़ा 28 है। तो इंडिया इस मामले में ईरान से भी बहुत खराब प्रदर्शन कर रहा है। तो फिर आगे राइटर कहती है कि हम लोगों को क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, ना कि क्वांटिटी पे। हम लोग क्या कर रहे हैं कि लगातार डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी कुछ भी नहीं है। तो आगे ये कह रहे हैं इंडिया में ये हालात कैसे हैं, इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है ये कहीं ना कहीं इंडिया में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं। फिर आगे 3 टायर जो हेल्थ सिस्टम होता है, जैसे कि अभी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खुल रहा है, इस बारे में वो बहुत अच्छा काम किया मोहल्ला क्लिनिक। तो वो कह रही हैं कि बाकी जो इंडिया के जो 3 टायर हेल्थ सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बहुत कोलैप्स कर गए हैं, और हर इंसान को एक डॉक्टर के पास जाना पड़ता है जो बहुत ही मोटी फीस लेते हैं, क्योंकि ये तो पूरा ही जो हमारा मेडिकल सिस्टम है प्राइवेटाइजेशन हो गया है। लोग लाखों करोड़ों रुपया पैसे खर्च करके भाई पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी फीस भी ज़्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ही डिजास्ट्रस, बहुत ही ख़राब साबित हुआ है, स्पेशली गरीबों के लिए।
कि हमारा जो 3 टायर हेल्थ सिस्टम है वो एकदम ख़त्म हो गया है। फिर उसके बाद ये कह रही है इंडिया का जो ये जुनून है कि डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस करने हैं, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है कि लोगों को ये छूट दे रहा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, कि वो क्या करते हैं कि बहुत संख्या में प्राइवेट कॉलेजेस खोल दिए हैं जहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ही कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही कम है, और वहाँ पे क्या है इनएडिकेट पेशेंट लोड है, पेशेंट लोड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, और फिर क्या है फैकल्टी भी बहुत कम है। तो इस तरीके से अगर कोई पढ़ेंगे, डॉक्टर की पढ़ाई करेंगे, तो ऑब्वियसली वो बहुत ही एक खराब डॉक्टर बनकर निकलेंगे, जिसे आम भाषा में गाँव में झोला छाप डॉक्टर कहते हैं। वो इसी तरीके के डॉक्टर निकलेंगे जो कहीं ना कहीं आगे जाकर सोसाइटी को बहुत ही नुकसान पहुंचाएंगे। फिर आगे वो कहते हैं कि चलो डॉक्टर्स में मतलब मेडिकल की जो पढ़ाई है MBBS वगैरह, ये तो चलो फिर भी कुछ ठीक है, लेकिन इंडिया में जो नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की अगर इन कॉलेजेस की बात करें तो इसमें जो 90% कॉलेज है वो प्राइवेटली ओन्ड है, और कहीं ना कहीं उनका स्टैंडर्ड बहुत ही ख़राब है। तो यहाँ पे तो ये स्थिति और भी ज़्यादा बुरी हो जाती है। फिर आगे कहते हैं अगर पेपर पे देखें तो हमारा हेल्थ सिस्टम बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, डॉक्टर बहुत ही इंक्रीज हो रहा है, लेकिन रियलिटी में देखें, क्योंकि हमारा रियलिटी तो गाँव में है ना, आज भी हमारा इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन मतलब 2/3 जो हमारी आबादी है इंडिया की वो गाँव में रहती है। तो अगर गाँव में अगर आप अच्छा व्यवस्था कर पाते हैं तो सारे आंकड़े आपके ठीक रहेंगे। इन देशों ने यही किया ना, श्रीलंका का जिक्र करे, बांग्लादेश का जिक्र करे, ईरान का जिक्र करे, इन्होंने क्या किया कि गाँवों को ट्रेंड किया। गाँव में डॉक्टर नहीं जा सकते तो वहाँ जो दाई मम्मा होती है, जो मिडवाइफ्स होती है, उनको इन्होंने ट्रेंड किया और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स इन लोगों को करके दिए। इंडिया क्या कर रहे हैं कि वो डॉक्टर्स पे डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही बात कह रही है कि इंडिया में क्या है 2/3 पॉपुलेशन गाँव में रहती है और वहाँ पे डॉक्टर और नर्सेस बिल्कुल नहीं है, और इस तरफ ज़्यादा लोगों का ध्यान भी नहीं है। फिर वो कह रही हैं कि कितना भी डॉक्टर्स आप प्रोड्यूस कर लीजिए, लेकिन इंडिया के रिजल्ट्स तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो रहे हैं। फिर उसके आगे वो कह रही हैं कि जो इतने सारे डॉक्टर्स इंडिया प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, दूसरी सिटीज़ में, दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं, और या तो फिर क्या करते हैं वो फिर शहरों की भीड़ में खो जाते हैं, अपना एक अलग क्लिनिक खोल लेते हैं और वहाँ फिर वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं क्योंकि वो भी बहुत पैसे लगा कर पढ़े हैं। और इससे क्या है गांव के लोगों को बहुत नुकसान होता है, गांव में फिर ये व्यवस्था पहुँच नहीं पाती है। फिर आगे ये लास्ट में कहती हैं कि ये सब जानती है सरकार कि जितने भी डॉक्टर्स वो प्रोड्यूस हो रहे हैं प्राइवेट के थ्रू वो कहीं ना कहीं अर्बन बैकग्राउंड से हैं, मतलब अमीर घराने से हैं। तो अब ये जो अमीर घराने से हैं ये पढ़ते हैं, बड़े बड़े कोर्स करते हैं मेडिकल के, ये फिर ट्रेनिंग भी लेते हैं टर्शियरी केयर में, मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, जो कि बहुत बड़े बड़े सिटीज़ में मतलब वो हॉस्पिटल बेस्ड है। तो ये क्या है कहीं ना कहीं गाँव में जाकर अपना सर्विस देने को तैयार नहीं होंगे, और ना तो वो गाँव में सर्विस देने के लायक भी रह जाते हैं क्योंकि शुरुआत से ही इनकी परवरिश शहरों में हुई है। तो इससे गाँव के लोगों को कुछ फ़ायदा तो होता नहीं है क्योंकि ये सारे अर्बनाइज्ड डॉक्टर्स हैं, शहरों में रहकर पढ़े हैं, वहीं प्रैक्टिस किए हैं और वो गांव जाते भी नहीं हैं। तो फिर ये लास्ट में मैम कहती हैं कि इस तरीके से हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हम लोग जो ये कर रहे हैं, लगातार इतने डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए हेल्दी नहीं है, और इससे कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम लोग गाँव को मजबूत करें, गाँव में ट्रेनिंग दें, और वो ट्रेनिंग जब हम महिलाओं को देंगे तो उससे कई महिलाओं को जॉब भी मिलेगा और वो गाँव में एक बेहतर रिजल्ट देंगे, जिससे IMR, MMR ये सब जो आंकड़े हैं इंडिया के ये बहुत नीचे आएंगे। और जब IMR, MMR के आंकड़े नीचे आएंगे तो ऑब्वियसली ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के भी आंकड़े हैं ये बहुत ऊपर जाएंगे। इंडिया में जो अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का आंकड़ा सिर्फ 70 साल है, ये कहीं ना कहीं बढ़ेगा, जो कि श्रीलंका में ही 77 साल है। अगर श्रीलंका को ही देख ले तो वहाँ भी 77 साल है, बांग्लादेश में भी 73-74 साल है। तो इंडिया के भी आंकड़े आगे जाकर सुधरेंगे, ऐसा इन राइटर जी को उम्मीद है। तो आप लोग कुछ भी सीखे होंगे तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।